हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बदले हुए मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो फिर से मैं एक बार आपका सेवरे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और जो हम संविधान की श्रृंखला चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। डियर एस्पिरेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि संविधान संशोधन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और उन संविधान संशोधनों को हमें याद करना है क्योंकि उससे लगभग हमारे 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपकी इस पूरी प्रक्रिया को मैं सरल बनाने की कोशिश करता हूं और आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन आए हैं संविधान संशोधन से संबंधित और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करें और उनको समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि हम संविधान संशोधनों को पढ़ रहे हैं, तो इनके अध्ययन के लिए हमें 1 से लेके 106 संशोधन जो वर्तमान समय में हो चुके हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था और अभी हाल ही में ही जो पिछली आपकी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके साल में ही यानी 2024 में ही हमने 106वां संशोधन करा था जो महिला आरक्षण से संबंधित था। तो आज हमारा काम यह है कि इन संशोधनों को हम पढ़ें। आपकी इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को समझाने के लिए पहले ही थोड़ी सी तैयारी कर रखी है। तो अपन देखते हैं क्या क्या है और आप इनको नोट करना कि फर्स्ट संशोधन से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है संविधान संशोधन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये आता है कि जो संशोधन हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला संशोधन कब हुआ और किस चीज़ के लिए हुआ था। तो आपको बता दूं पहला संशोधन जो है 1951 में हो गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित था और इस संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची ऐड की गई थी। अब भूमि सुधार क्या होता है, ध्यान से सुनना कि हमने शुरुआती संविधान में 7 मूल अधिकारों में एक संपत्ति का अधिकार भी रख रखा था और हमको क्या करना था कि जो सामाजिक न्याय के नाम पर, आर्थिक न्याय के नाम पर जो भूमिहीन और बेसहारा हैं उनको हमें भूमि डिस्ट्रीब्यूट करना थी और ये भूमि का अधिग्रहण करना थी उन लोगों से जिनने ब्रिटिश काल के दौरान जमींदारी करके, जागीरदारी करके ज़्यादा से ज़्यादा भूमि कलेक्ट कर ली थी। तो इसको पहले हमें वापस लेना थी और वापस लेने के बाद में इसको बांटना थी। तो इसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो आड़े आ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने 1951 में क्या करा, भूमि सुधार से संबंधित पहला संशोधन कर दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये पूछा जा चुका है। आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां संशोधन भी हुआ, लेकिन जो पुराने पेपरों को देखा गया है और जो इंपॉर्टेंट है उस नज़रिए से देखें तो अगला संशोधन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा 7वां संशोधन। आपको पता है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर एक लंबी कवायद हुई। वो कवायद किस टाइप से हुई थी, तो पहले एसके धर कमेटी का गठन किया गया, उसके बाद में उसकी जांच के लिए जेबीपी कमेटी गठित की गई और फिर उसके बाद में फजल अली आयोग बना। ये प्रक्रिया लगभग 6 साल चलती रही लगातार हमारे यहाँ। अब इस प्रक्रिया के बाद में निष्कर्ष ये निकला कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा और इन भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने की प्रक्रिया के लिए 7वां संशोधन लाया गया। इंपॉर्टेंट बात आपको इस 7वें संशोधन से संबंधित ही एक और बता रहे हैं कि मूल संविधान में एक भाग 7 भी था। ये भाग 7 इस टाइप का था कि इसमें राज्यों की जो कैटेगरी थी अंग्रेजों के टाइम की वो ए, बी, सी और डी, इस कैटेगरी में राज्यों को रखा गया था। लेकिन 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया तो उसको 7वें संशोधन से लागू किया गया और इसको लागू करने के बाद में हुआ ये कि जो ए, बी, सी, डी कैटेगरी थी इसको खत्म कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बनाए गए और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में लागू कर दिया गया। इसमें बनने वाला एक राज्य मध्य प्रदेश भी था। तो इस प्रश्न को आप 2024 की प्री में देख सकते हैं जिसमें राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी।
और 7वें संशोधन के बारे में और भी इम्पोर्टेंट बात है कि पहले नियम बनाया गया था कि एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन इससे यह करा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि वर्तमान समय में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होता है? ऐसे राज्यों की आपको संख्या बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में 7वें संशोधन में बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो 10वां संशोधन का क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा 2023 की पीएससी प्री के पेपर में। इस क्वेश्चन में हमसे सीधे सीधा पूछा गया था कि 10वें संशोधन का संबंध कैसे है, तो इस कारण से मैंने इसको महत्वपूर्ण मानते हुए इसमें ऐड कर दिया है। इसमें दादर और नागर हवेली को हमने शामिल किया था। दादर और नागर हवेली ये हिस्सा भारत में शामिल हुआ था और इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अभी आपको बताना है कि दादर नागर हवेली में कौन सी और एक यूनियन टेरिटरी मिला दी गई है 2021 में, जिससे अब दादर नागर हवेली का नाम बदल चुका है। अगला आपके लिए मैंने ढूंढा है 12वां संशोधन। 12वें संशोधन में गोवा में इसके पहले पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया गया और इस गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उस समय गोवा जो था वो यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था और उसके साथ में दमन द्वीप को भी इसमें शामिल किया गया यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए फिर नया क्वेश्चन, गोवा भारत में राज्य के रूप में किस सन में शामिल हुआ था? ये अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल हुआ है। मेरा क्वेश्चन है राज्य के रूप में कब शामिल हुआ गया था? अगला है नागालैंड। नागालैंड को भी राज्य का दर्जा दिया गया और इसके पहले नागालैंड जो था ना वो यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा था। तो 13वां संशोधन आपका इससे संबंधित है। इसके बाद में 13 से लेके 20 तक के संशोधन आप देखें, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो मेरे दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो है 21वां संशोधन। 21वें संशोधन की कहानी को मैं विस्तार से बताता हूं और इसको आपको याद रखना है और बारी बारी से ये सारे संशोधन आएंगे। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची रखी गई थी। उन 8 अनुसूची में 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। तो भाषा जो थी ना वो शुरू में 14 रखी गई थी, ठीक है। अब इन 14 भाषाओं में एक एक करके वृद्धि हुई है। तो भाषाओं में जो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है उसमें वर्तमान में 14 भाषाओं की जगह 22 भाषाएं हो गई हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के संशोधनों से जोड़ा गया है। तो उन संशोधनों को अगर मैं एक साथ आपको बताऊं तो अच्छे से याद करना। 21वां संशोधन 21, 71वां संशोधन 71, 92वां संशोधन 92 और 96वां संशोधन, यानी 21, 71, 92 और 96, ये जो 4 संशोधन है ये भाषा से संबंधित हैं। देखो याद करने का तरीका और भी सिंपल है। 21 और 71 को आप जोड़ो तो 92 अपने आप आ जाएंगे, और चूंकि 4 संशोधन हुए हैं तो 92 में आप 4 जोड़ दो तो 96 हो जाएंगे। यानी 21, 71, 92 और 96 ये भाषा से संबंधित हैं। तो इसी में सिंधी भाषा को, 15वीं भाषा, 14 पहले थी, सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया था आपके 21वें संशोधन के द्वारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 24वां संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने जो हमारी व्यवस्था थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। इस संशोधन को इंदिरा गांधी के समय किया गया था और इस संशोधन में नियम यह था कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग का मतलब समझ रहे हैं आप? मूल अधिकार सहित पूरे संविधान में किसी में भी संशोधन कर सकती है। इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और एक इस क्वेश्चन को मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। फिर इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यह क्वेश्चन आपको मिलेगा 2021 या 22 की प्री के पेपर में, जहां पर हमसे पूछा गया था कि प्रीवी पर्स की समाप्ति, जो राजाओं को एक विशेष स्टेटस दिया जाता था, वो कब समाप्त किया गया? इसका आंसर था 1971 में। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और सुन लेना कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने के लिए कौन सा संशोधन लाना पड़ी थी? वो संशोधन लाना पड़ी थी 1976 का। वो संशोधन था 26वां संशोधन। तो 26वें संशोधन से हमने राजाओं को जो विशेष स्टेटस दिया जाता था प्रीवी पर्स, उसको खत्म कर दिया है। ये इंदिरा गांधी के समय पे किया गया था। फिर आपको अभी पता है कि वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है? तो अधिकतम संख्या 552 है, 552,
जिसमें से अभी 2 जो होते थे एंग्लो इंडियंस उनको हटा दिया गया है। इससे 550 हो गई है और यह अधिकतम संख्या है। इस संख्या में जब हम शासन व्यवस्था को स्वीकार करके बैठे थे तो सीटों की संख्या थी 525। इन 525 सीटों को 31वें संशोधन से बढ़ाकर 545 किया गया और फिर ये सीटें अपनी यथास्थिति में बनी रहीं। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट संशोधन है वो अगला संशोधन है 35वां और 36वां, 35 और 36। इन दोनों को एक साथ लिखने का एक कारण है, इनको एक ऑर्डर में पढ़ना है। 35वां संशोधन 1974 में होता है और 36वां संशोधन 1975 में होता है और दोनों का संबंध सिक्किम से है। सिक्किम को 35 संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन से उसको पूर्ण राज्य बना के भारत में शामिल कर लिया गया। तो 35 और 36वां संशोधन पहले आ चुके हैं, इसका संबंध सिक्किम से है। वर्तमान में 35वें संशोधन का कोई मतलब नहीं है। 36वें संशोधन से सिक्किम भारत में एक राज्य के रूप में, अभिन्न अंग के रूप में शामिल है। फिर हम आते हैं इस संविधान के संशोधन में होने वाली सबसे बड़ी प्रक्रिया के अंतर्गत, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत देखा गया कि 42वां संशोधन 1976, इसको हम मिनी संविधान के रूप में जानते हैं, मिनी संविधान। और यह संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में। 1976 में जब ये संशोधन आया था तो उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा रखा था और आपातकाल में उन्होंने जो संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करे, उन आमूलचूल परिवर्तनों को हम मिनी संविधान के रूप में एड्रेस करते हैं। इसके लिए अब अपन देख रहे हैं कि 42वें संशोधन की व्याख्या। 42वां संशोधन, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि ये 42वें संशोधन का जो क्वेश्चन है वो मेंस में आ चुका है कई बार, कम से कम 2015 के मेंस में, 2013 के मेंस में और आगे के मेंस में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो 42वें संशोधन के अनुसार आप कम से कम 8 से 10 पॉइंट इसके याद कर लेना कि इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान हुए थे। जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। सबसे पहली बात, लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, 6 साल कर दिया गया। दूसरी बात, जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द नए ऐड किए गए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से 3 शब्द नए ऐड किए गए थे। उसके बाद में राष्ट्रपति के लिए ये घोषित कर दिया गया कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई बिल भेजा जाएगा तो वो अनिवार्य रूप से उसको सहमति के रूप में स्वीकार करेगा। चौथी बात, इसके द्वारा जो संविधान में राज्य सूची में जो 66 विषय थे, उन 66 विषयों में से 5 विषय को माइनस करके इनको समवर्ती सूची में डाला गया। जो संविधान के राज्य सूची में 66 विषय थे वो घट के 61 हो गए और जो समवर्ती सूची में 47 यानी 47 विषय थे वो बढ़कर 52 हो गए। फिर आपको कमेंट बॉक्स के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आप बताएं कि कौन कौन से विषयों को इसके अंतर्गत चेंज किया गया था। इसके बाद में जुडिशरी की जो पावर थी उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। उसके बाद में एक प्रकार से इसमें बहुत सारी बातें की गई थी जो सुविधाजनक थी शासन प्रशासन को संचालन के लिए। मूल अधिकारों को लिमिटेड कर दिया गया। न्यायालय द्वारा व्याख्या हो सकती है संविधान की, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। एक तरीके से 42वां संशोधन जो मिनी संविधान था वो इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के दौरान किए गई जो तानाशाही थी उसकी एक झलक हमको प्रदर्शित करता है। तो इसके बदले में जब इंदिरा गांधी जी ने अपना आपातकाल खत्म करा और भारत में फिर से जनरल इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में हमको पता है कि जो हमारे आंदोलनकारी थे संपूर्ण क्रांति के जेपी आंदोलन से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को, इनके नेतृत्व में चुनाव में सारे गठबंधन एक हुए और जनता पार्टी की सरकार के झंडे के नीचे सरकार गठित हुई और उस सरकार को नेतृत्व दिया मोरारजी भाई देसाई ने। जब मोरारजी भाई देसाई ने उसको नेतृत्व दिया तब वो लाए 44वां संशोधन। 44वां संशोधन 42वें संशोधन में किए गए बहुत सारे बदलावों को फिर से पूर्वावस्था में ला देता है और वह ये कोशिश भी करता है कि संविधान में जो पुराना स्तर था वो उसको प्राप्त किया जा सके। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन में करा है, जो क्वेश्चन काफ़ी हमें आया है, वो महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने संपत्ति के मूल अधिकार को संपत्ति का सामान्य अधिकार बना दिया। इस तरीके से
आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया और आर्टिकल 300 का में इसको शामिल कर लिया गया। उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को फिर से 6 साल से घटा के 5 साल करा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने फिर से न्यायपालिका की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाया। उसके बाद में जो संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसमें राष्ट्रपति को संसद के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केवल हाँ बोलना थी, तो इन्होंने उसमें ये ऐड कर दिया कि वो प्रस्तावना में हाँ बोलने के साथ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन कंडीशन लगा दी पुनर्विचार के बाद आए हुए प्रस्ताव को, चाहे वो संशोधन सहित हो चाहे संशोधन रहित हो, राष्ट्रपति को फिर उसको अनिवार्य रूप से हाँ करना पड़ेगी। इस तरीके से हम ये 42वें और 44वें संशोधन का अगर अंतर करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं आपसे कि संविधान के और कौन कौन से प्रमुख संशोधन जो पढ़ने लायक हैं। तो इसमें 44वें संशोधन के बाद में जो मुझे अच्छा लगता है वो है आपका 52वां संशोधन। 52वां संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संशोधन इससे संबंधित है कि इस समय मिस्टर राजीव गांधी की सरकार आ गई थी और राजीव गांधी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि दल बदल का जो कानून था उसमें परिवर्तन करा और इससे संबंधित उनने 10वीं अनुसूची ऐड की। अब ये दल बदल का कानून में क्या परिवर्तन किया गया और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या परिवर्तन कर दिया, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन जो 52वें संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें यह बोला गया कि कोई भी दल से कम जब तक 1/3 मेंबर अगर दल बदल में इकट्ठा होके पार्टी नहीं छोड़ते हैं तब तक उनको मान्यता नहीं मिलेगी। यानी उन्होंने एक तरीके से दल बदल को रोकने के प्रयास के साथ में सामूहिक दल बदल को प्रोत्साहित कर दिया। इसके बाद में और भी संशोधन हुए, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंस संशोधन के नाम पर एक क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंतर्गत अगला जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो है आपका 61वां संशोधन। 61वां संशोधन ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक नया सुधार लाया है। उस संशोधन के अनुसार जो हमारी मतदाता की आयु 21 वर्ष होती थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया और यह संशोधन भी राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान लाया गया। इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जाता है? इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में नहीं मांग रहा हूं। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जाता है और इस 6 महीने के शासन को बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो अधिकतम ये 3 साल के लिए लगाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन मेरा है कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा? तो आप लोग कह सकते हैं कि जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 3 साल ही लगेगा, इससे आगे नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान और है संविधान में प्रावधान ये है कि हम संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 66वां अमेंडमेंट एक्ट और 67वां अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से ज्यादा बढ़ाने की अवधि के लिए जुड़े हुए हैं। 66वें संशोधन से पंजाब में लगे राष्ट्रपति शासन को 4 साल का करा गया और 67वें संशोधन के द्वारा 67 के द्वारा इसको 5 वर्ष के लिए करा गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहां पे रहा है तो आप आंसर देंगे 67 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंजाब में रहा है। इसके बाद में अगला जो हम महत्वपूर्ण संशोधन देखने की कोशिश कर रहे हैं वो है हमारा 69वां अमेंडमेंट एक्ट। 69वां अमेंडमेंट एक्ट जिसमें दिल्ली को हमने NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करा और दिल्ली में एक विधानसभा की व्यवस्था करी और दिल्ली को उस समय से मुख्यमंत्री मिला। तो आपका क्वेश्चन ये है कि दिल्ली का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? और तब से दिल्ली में विधानसभा गठित कर दी गई है और दिल्ली के अलावा आसपास में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इनको भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इनके कुछ जिलों को भी दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत लिया गया है। इसके बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा आगे बढ़ने में जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा 71वां संशोधन। आपको 21वां तो याद है ना, 21वां सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब 71वां आ रहा है, इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली
इन भाषाओं को ऐड किया गया, इन भाषाओं को ऐड किया गया। अब देखो मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14। इसमें सिंधी जोड़ दी 15, तीन जोड़ दी 18। अभी हम 18 भाषाओं तक पहुंच गए हैं। इससे जुड़े हुए दो संशोधन 92 और 96, ये दो संशोधन भी हैं। इसके अंतर्गत भाषाओं के पूरे संशोधन आप पढ़ लेना, 21, 71, 21, 71, फिर 92 और फिर 96, और भाषाओं की संख्या बढ़ के बाद में हो जाएगी आपकी 22। अब आपने देखा कि हम 71वें संशोधन तक पहुंच चुके हैं, और इसके बाद में जो बड़े संशोधन होंगे वो 73 और 74 होंगे। और आज की क्लास में मैं एक काम और आपको दे रहा हूं, इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इस संशोधन वाली क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस है, और बहुत इंपॉर्टेंस है 86 से लेकर 106 तक के एक एक संशोधन का डिस्कशन करना। तो पहले आप इन संशोधनों को याद कर लें, उसके बाद में हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और इन संशोधनों की आगे की प्रक्रिया भी आपको समझाएंगे। सिर्फ आपसे एक निवेदन है, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। जितने ज़्यादा सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमें क्लास लेने में और भी मज़ा आएगा। और कल आपको मैथमेटिक्स की CSET की क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।